नमस्ते। मैं गोदान पाठ पेज नंबर 252 का वाचन करने जा रही हूँ। आगे का सभी वीडियो उपलब्ध है इससे पहले का। लेकिन यहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराली जायदाद पर भी कर्जा नहीं है? जहाँ तक मुझे मालूम है यह जायदाद बेदाग है और मुझे यह सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। उस जायदाद पर तो आप कुछ मिलने से रहा और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल से 10 लाख से कम देना नहीं है। और यह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूँ मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना नहीं चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, भाई माय गॉड, 2 लाख? असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा। खन्ना, इतना समझ लो, मैंने तुम्हारे ही भरोसे यह सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमने निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन यह इलेक्शन सिर पर है आ गया है और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है कि खन्ना ने चकित होकर कहा, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, यह इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियासत बिक जाए, गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरफ से लेन देन का काम बंद कर दिया है। थाने पद में यह आम जानते हैं। मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए ख़ास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर कितना प्रभाव है यह भी आप जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मुआमला होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्र में थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और वह उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतनी बेमुरवती आखिर वह जो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते आते हैं, वह किस दिन के लिए? बाग में फल निकले, साग सब्जी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली भेजते हैं। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सब में पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं। उसका यह जवाब है। उसका उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई समझा और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दूसरा ही क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज़्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में रियायत के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतनी करूँगा। कल आप दफ्तर के वक्त आएँ और लिखा पढ़ी कर लें, बस बिजनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती परवे तरफ रिझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई। दिन में 1-2 बार ज़रूर हाजिरी दे आते हैं और शाम को अक्सर दोनों साथ साथ सैर करने निकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर निकल रही है। कहाँ तो यह हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपए की ज़रूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुरजा आती, और कहाँ अब मुझे देखकर मुंह फेर लेती हैं। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस में एक घड़ी मंगवाई थी, बड़े शौक से लेकर गया।
मगर नहीं ली। अभी कल सेबों की डाली भेजी थी, कश्मीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी कैसे इतनी जल्द बदल जाता है। राय साहब मन में तो उनकी बेकदरी पर खुश हुए, पर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर यह भी मान ले कि मेहता से उनका प्रेम हो गया है, तो भी व्यवहार तोड़ने का कोई कारण नहीं है। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो मैं शुरू से जानता हूँ कि वह मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज़ उनसे मिल सकती है, इतनी मैंने कभी आशा नहीं की। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी हूँ। सांप में विष है, यह जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज़्यादा निष्ठुर जीव और कौन होगा, लेकिन केवल उसके रूप और बाड़ी का मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए तो मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों ना चेत गया। इसके पीछे मैंने अपने हज़ारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब उसका रुका पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। जब उनका रुका पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उनकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था, वह ऊपर की ओर इतने बेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए, मैंने गोविंदी से दिल खोल कर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसी तरह रुचि हो गई थी जैसे अजीवन की रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। वह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उससे मुझे कभी मुँह नहीं लगाया, यह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंगे की भांति उसके मुख दीप पर प्राण देता था, और अब वह मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ, खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसके पुर्जे मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उससे एक पाई वसूल कर लूँगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूँगा। उनका रहना यहाँ असंभव कर दूँगा। उसी वक्त हार्न की आवाज़ आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई नीची अचकन, चूड़ीदार पैजामा, सुनहरी ऐनक, सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपको शायद पत्रों में देखा होगा। यहाँ महिलाओं के लिए व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी के सभानेत्री हैं। अनुमान किया जा गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी ज़रूरत है, यह आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं, इसलिए ना आ सकी। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपये की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपये थे। इसके बाद कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम। मालती ने 500 रुपये दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपये। राय साहब ने अप्रतिभा होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों के फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है, और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्यप्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने वे कहे सुने चौक लिख दी। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सद्भाव होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फाजूल के कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग
पश्चिम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर से अरुचि हो रही है, व्यायाम की धुनी सवार हो गई है, तो वह कहीं की ना रहेंगी। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की ज़रूरत नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रत है उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह ना हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास ना हो उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं है राय साहब। राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साहित किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म या अधर्म इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझे तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ और इसलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझमें तो विचार करने की शक्ति ही नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो लिखिए कोई अच्छी रकम, जो कहिए वह लिख दूँ। तो आपकी इच्छा, आप जो कहिए वह लिख दूँ। 2,000 से कम क्या लिखिएगा। राय साहब ने आहत स्वर में कहा, आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5,000 लिख दिया। मेहता ने सूची उसके हाथ से ले ली, और मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। वह सूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, कितने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले लिपट गए और उत्मुख कंठ से बोले, 3 चेयर्स फॉर रे। सभी हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसियाकर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे, यहाँ इन कामों में दान ना दे तो कौन दे। मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी चोटी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपने बड़े मार्ग की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद कर पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते ना सही, लेकिन कभी न कभी ज़रूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकारों उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है उसके लिए 2,000 खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं। हमने तय किया कि इस शाला का बुनियाद पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा जाएगा। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन में से कितना प्रेम है आप जानते हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जनों की भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में यह निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम उस अवसर पर आएंगे तो ज़रूर। खन्ना ने उपहास किया, हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना ज़रूरी है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांस लेंगे। आप लोगों को लटके खूब सोचते हैं, और अब हमारे रईस हैं भी इस लायक। उन्हें उल्लू बनाकर ही मुड़ा जा सकता है। जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूँ ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा, या अय्याशी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने
उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप ज़रा बैठिए। आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फूंका है कि निकलने को कोई रास्ता भी न रहा। गोविंदी ने बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसी राजी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता, और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया, यह समझना और भी कठिन है। उनका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर बुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप भी सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिनके पास फालतू रुपए हों, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने की दांत है। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा, और उल्लू बनने हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोविंदी के कारण। वह एक बार कुर्सी से उठे और फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड हो जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सोहती की कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दे, तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लांग डांट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव का विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे जीच करने का यह ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है। वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के दिन बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाएगा, तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बंधे हुए कल आने का वादा करके जो ही निकले कि खन्ना के अंदर आकर गोविंदी को आड़े हाथ लिया। तुमने इस व्यवसायशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही है। उस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझाया था कि वह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसकी पति का ही सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। इधर कई दिन से पति को कुछ सहृदय देखकर उनका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुक्त कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रसन्ना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की बात बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहे तो शायद इतनी खुशी से न तैयार होगी। गोविंदी की जवाब बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लेती? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में है और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकार खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना, मैं क्या लिखूं? बात की तुमने लिखूं मैं। डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? बताना अपना सिर और क्या। मैं इस अविचारशाला को एक ढेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने ओंठ चबाकर कहा, कैसी बेशर्म समझ की सी बातें करती हो। तुम वहाँ नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीत की नोक पर कहा,
संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी, आज ही लिखना होगा। कह तो दिया लिखूंगा। खन्ना बाहर गए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसमें तय कर दिया कि ऐसा निमंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी की, यह पहले यही बात कर रहे थे, पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्त कमेटी बैठाई। आखिर बच्चा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन। सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति धमकती, स्फूर्ति और उत्साह की प्रतिमा सी, निशंक निद्वंद, मानो उसे विश्वास हो कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ आए थे तो थे, कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ नहीं कहा, जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई, अपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अभी इस मामले में समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही है कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात है, और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा। आप जानते हैं यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपको शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय आपने मुझे शायद अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखे। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लाट कर सबको राजी किया, और अब आप फरमाते हैं अपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियाँ समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया था। खन्ना घबराए, हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंसे गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती के दुर्वस्था पर आनंद क्यों ना उठाए। उन्होंने मालती को अरदब में डाल दिया और यद्यपि वह उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनने का अवसर पाकर छोड़ना न चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैंने नीरा बोधू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मालती ने भवें सुकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझती। क्या आप मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ ना पा सकोगे, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परस्त हो गया। वह एक ऐसे संकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उनसे यह कहने का साहस रखते थे कि मैं अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिया है? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गए हों। छेपते हुए बोले, मेरा ऐसा यह नहीं था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, लेकिन अगर मैं उसे सच समझ लूँगी तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारे सामान्य से सामान्य चीज़ों भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी, और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर
तुमने अपने धनोपास इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया हो तो मैं तुम्हें क्षमा करूँगी। यह पुरुष प्रकृति है, अपवाद नहीं। मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगी। खन्ना एक एक शब्द मानो गज गज भर नीचे धंसते जाते हैं। अब और ज़्यादा चोट सहने का उन्हें जीवाट न था। लज्जित होकर बोले, मालती, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील ना करो, और ना सही तो मित्र भाव से बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेक बुक निकाली और 1000 रुपये लिख कर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सहज सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह में कालिक पोत रही हो। अब अगले उसमें। धन्यवाद।